सबको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी। पर जब मेरी माँ को एक इंसान के सहारे की जरूरत थी, तब पूरा खानदान ऐसे गायब हो गया जैसे हम कभी उनके अपने थे ही नहीं। और हाँ, अगर आप ऐसी असली लगने वाली फैमिली स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि क्या आपके आसपास भी प्रॉपर्टी आते ही रिश्तेदारों के चेहरे बदलते देखे हैं। मेरे पापा के जाने के बाद हमारा घर घर नहीं रहा था, वही कानपुर का पुराना सा मकान जहां सुबह चाय की खुशबू आती थी, पड़ोस की आंटियों की आवाज आती थी, पापा का खांसते हुए अखबार पलटना सुनाई देता था। सब एकदम बंद हो गया, पर पापा की फोटो लग गई थी फूलों की माला के साथ। माँ उस फोटो के सामने बैठी रहती थी, जैसे किसी ने उनके अंदर से आवाज ही निकाल ली हो। लोग रहे थे, जा रहे थे, रो रहे थे, गले लग रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हर रोने में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा लग रहा था। महेंद्र चचा सबसे ज्यादा एक्टिव थे, बाहर गेट पर खड़े होकर हर आने वाले से कह रहे थे, अब घर की जिम्मेदारी मेरी है, भैया तो चले गए पर मैं हूं ना। उस टाइम ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सहारा मिला था। लगा था ठीक है, अपने लोग हैं, लेकिन अपने लोग असली कब होते हैं ये बुरे वक्त में ही समझ आता है। 13वीं तक सब कुछ नॉर्मल ड्रामा जैसा चला। कमला चची रसोई में बैठकर औरतों के सामने माँ के लिए मीठी मीठी बातें करती थी। बेचारी सुषमा, अब इसका क्या होगा? लेकिन जैसे ही भीड़ कम होती, उनकी आवाज बदल जाती। एक दिन मैंने उन्हें धीरे से कहते सुना, इतने लोगों का खाना बन रहा है, खर्चा भी तो कोई देखे, सब कुछ हमारे सिर पर थोड़ी ना रहेगा। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा था। माँ ने भी सुना था, पर उन्होंने गर्दन नीचे कर ली, जैसे गलती उन्हीं की हो। ऋतु बुआ भी आई थी, पापा की फोटो के आगे बहुत रोई, लेकिन उसी रात बरामदे में छच से बोल रही थी, देखो महेंद्र, भैया की प्रॉपर्टी का हिसाब साफ होना चाहिए, बाद में लड़ाई अच्छी नहीं लगती। मुझे लगा शायद मैं गलत सुन रहा हूँ। पापा की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और इन्हें हिसाब चाहिए था। घर में एक छोटा सा प्लॉट था सिटी से बाहर, और ये मकान था जहां मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। पापा सरकारी नौकरी में नहीं थे, छोटी सी दुकान चलाते थे। उन्होंने पैसा बहुत नहीं कमाया, पर ईमानदारी से जोड़ा था। माँ ने हर रूपी बचाया था, कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं ली, कभी गोल्ड की डिमांड नहीं की। और अब वही लोग उस घर को ऐसे देख रहे थे जैसे मंडी में कोई माल रखा हो। 13वीं वाले दिन के बाद असली चेहरा खुला। शाम को सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, चाचा चाची बुआ, दो दूर के ताऊजी, और मैं माँ को भी बुलाया गया। पर जिस तरह बुलाया गया ना, जैसे घर की मालकिन नहीं, कोई विटनेस हो। चचा ने गला साफ किया और बोले, भाभी अब प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। भाई साहब नहीं रहे, आप अकेली औरत हो, आराव अभी कुछ कमाता भी नहीं है ढंग से। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट किसी समझदार आदमी के हाथ में होना चाहिए। माँ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी साड़ी का पल्लू उंगलियों में दबाए बैठी रही। मैंने कहा, चाचा अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। चाचा तुरंत भड़क गए, तू बीच में मत बोल, बड़ों की बात में बच्चा नहीं बोलता। बच्चा? मैं 24 साल का था, पापा की दुकान संभालने की कोशिश कर रहा था, माँ को संभाल रहा था, और इनकी नजर में मैं बच्चा था, क्योंकि मैं इनके लालच के बीच खड़ा था। रितु बुआ ने नरम आवाज में जहर डाला, सुषमा हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, पर एक औरत अकेले कैसे संभालेगी? कल को कोई धोखा दे देगा तो? मुझे हंसी आई, अंदर से कड़वी वाली। धोखा बाहर वाले देते तो भी लाइन में खड़े थे। फिर कमला चाची बोली, और वैसे भी इतना बड़ा घर 2 लोगों के लिए क्या करना? पीछे वाला कमरा अच्छा है, तुम दोनों अभी वहां शिफ्ट हो जाओ, बाकी हिस्से का डिसाइड सब मिलकर कर लेंगे। उस मोमेंट मेरी छाती में जैसे कुछ फट गया। मैंने माँ की तरफ देखा, मुझे लगा वो चिल्लाएंगी, कहेंगी ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, मेरी जिंदगी है। लेकिन माँ चुप रही, बस उनकी आंखें भर आईं। चाचा ने इसे वीकनेस समझ लिया, बोले, देखिए भाभी, हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, बाहर की दुनिया बहुत खराब है। माँ ने बहुत धीरे से कहा, महेंद्र अभी मुझे थोड़ा वक्त दे दो। चाचा ने चेहरे पर नकली दुख लाकर कहा, वक्त ही तो नहीं है भाभी, चीजें समय पर संभाली ना जाएं तो लोग फायदा उठा लेते हैं। मैं सोच रहा था, लोग कौन, फायदा कौन उठा रहा था? पर उस कमरे में सच बोलने की हिम्मत सिर्फ मेरे अंदर जल रही थी। माँ के अंदर अभी राख थी। रात को सब सो गए, मैं पानी पीने उठा तो रसोई से हल्की सी आवाज आ रही थी। माँ चूल्हे के पास जमीन पर बैठी थी, उनके सामने पापा का पुराना स्टील का डिब्बा पड़ा था, जिसमें वो दुकान की छोटी मोटी रिसीट्स रखते थे। माँ उसे खोले बिना बस हाथ रखकर रो रही थी। मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, तू सो जा बेटा, कल दुकान भी देखनी है। मैंने कहा, माँ ये लोग हमें हमारे ही घर से निकालना चाहते हैं। माँ ने मेरी तरफ देखा। उस रात पहली बार मुझे उनके चेहरे पर सिर्फ दुख नहीं दिखा, धोखा भी दिखा। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा,
मुझे लगा था तेरे पापा के बाद ये लोग हमारा सहारा बनेंगे, पर आरव, इन्हें हम नहीं घर चाहिए। उस एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। बाहर गली में कुत्ते भौंक रहे थे, अंदर दीवार पर पापा की फोटो चुप थी, और मेरी माँ पहली बार समझ रही थी कि विधवा होने का मतलब सिर्फ पति को खोना नहीं होता। कई बार उसके बाद पूरा खानदान भी उसे जिंदा रहते छोड़ देता है। उस रात के बाद घर का माहौल खुलकर बदल गया। पहले जो बातें धीमी आवाज में होती थी, अब सीधे हमारे सामने होने लगी। कमला चाची ने रसोई अपने हाथ में ले ली, जैसे वो घर की बड़ी बहू नहीं, किसी अदालत की जज हो। सुबह माँ चाय बनाने जाती तो चाची बोल देती, अरे रहने दो सुषमा, तुमसे अभी काम नहीं होगा। वैसे भी अब खर्चा सोच समझकर करना पड़ेगा। सुनने में ये चिंता लगती थी, लेकिन हर शब्द में एक ताना चिपका होता था। माँ चुपचाप पीछे हट जाती। जिस रसोई में उन्होंने 20 साल से ज्यादा वक्त गुजारा था, उसी रसोई में अब उन्हें मेहमान जैसा महसूस कराया जा रहा था। एक दिन माँ ने मेरे लिए 2 रोटी अलग रख दी, तो चाची ने सबके सामने कहा, इतनी जल्दी आदत डाल लो कम में रहने की, अब पहले जैसा नहीं चलेगा। मैंने गुस्से में थाली सरका दी। माँ ने मेरी कलाई पकड़कर धीरे से दबा दी, जैसे कह रही हो, अभी मत बोल। पर मैं अंदर से जल रहा था। 2 दिन बाद महेंद्र चाचा एक आदमी को घर दिखाने लेकर आए। वो आदमी बार बार दीवारों को देख रहा था, छत की तरफ देख रहा था, आंगन नापने जैसा कदम रख रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? चाचा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बस अंदाजा लगवा रहा हूं। मैंने कहा, किससे पूछकर? इस बार वो मेरी तरफ मुड़े, बोले, तुझे हर बात में परमिशन चाहिए, ये फैमिली प्रॉपर्टी है। मैंने पहली बार सीधा जवाब दिया, फैमिली प्रॉपर्टी है तो फैमिली में माँ भी आती हैं। उनसे पूछा आपने? कमरे में 2 सेकंड की चुप्पी हुई, फिर वो आदमी ऑकवर्ड सा मुस्कुराकर बाहर निकल गया। चाचा ने दरवाजा बंद किया और मेरे ऊपर टूट पड़े, तेरी यही बदतमीजी तुझे ले डूबेगी। अभी कमाता कुछ नहीं, और जुबान देखो इसकी। मैंने भी कह दिया, कम से कम बेच तो नहीं रहा किसी का घर। माँ बीच में आ गई। उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया। उस दिन मुझे माँ पर गुस्सा आया। लगा वो क्यों नहीं बोलती, क्यों हर बार हमें ही छोटा होने देती हैं। लेकिन रात में जब वो मेरे कमरे में आईं, तो उनके हाथ में पापा की पुरानी चाबी थी। उन्होंने कहा, आरव, कल दुकान मत जाना, मुझे तेरे साथ एक जगह जाना है। अगले दिन सुबह उन्होंने पुराने स्टील के ट्रंक को खोला। उसमें साड़ियां, पापा की पुरानी डायरीज, कुछ पीले पड़े बिल्स और एक भूरे रंग की फाइल थी। मैं उस फाइल को ऐसे पकड़ रही थी जैसे उसमें कोई आखिरी उम्मीद रखी हो। उन्होंने बताया कि कई साल पहले पापा उन्हें एक वकील के पास ले गए थे। तब उन्होंने बस इतना कहा था, सुषमा, आदमी का भरोसा आदमी पर नहीं, कागज पर भी होना चाहिए। माँ को उस वक्त बात समझ नहीं आई थी, अब समझ आ रही थी। हम लोग नेवी पास एडवोकेट शर्मा के ऑफिस गए। छोटा सा ऑफिस था, फाइल से भरा हुआ। शर्मा जी ने पेपर्स देखे, चश्मा ठीक किया, फिर माँ की तरफ देखकर बोले, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मकान आपके नाम ट्रांसफर है। आपके पति ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनवाया था, और जो प्लॉट है उसमें भी आपका और आपके बेटे का लीगल राइट साफ है। कोई बिना आपकी कंसेंट के कुछ नहीं बेच सकता। माँ ने पहले तो जैसे बात सुनी ही नहीं, वो चुप रही। तो ये लोग इतने दिन से, शर्मा जी ने बात पूरी की, दबाव बना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि असली अधिकार आपके पास है। उस मोमेंट मैंने माँ को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो टूटने वाले आंसू नहीं थे। वो जैसे किसी नींद से जाग रही थी। घर लौटते वक्त माँ ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा, बस ऑटो में बैठी बैठी फाइल को अपनी गोद में पकड़े रही। घर पहुंचकर कमला चाची ने फिर ताना मारा, कहाँ घूमकर आ रही हो सुबह सुबह, घर में इतना काम पड़ा है। पहले वाली माँ शायद सफाई देती, इस बार माँ ने सिर्फ इतना कहा, अपने काम से गई थी। चाची हंसकर बोली, बहुत काम याद आने लगे हैं। अब माँ बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। उस दिन से उनका चुप रहना बदल गया। पहले उनकी चुप्पी मजबूरी लगती थी, अब वार्निंग लगने लगी। उन्होंने हर बात ध्यान से सुननी शुरू कर दी। कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको फोन कर रहा है, कौन किस कागज का नाम ले रहा है। मैंने भी अपने फोन में रिकॉर्डिंग्स रखनी शुरू कर दी। चाचा को लगा हम डर गए हैं, इसलिए वो और खुल गए। एक शाम उन्होंने साफ कहा, भाभी पेपर साइन कर दीजिए, हम लोग बेचकर पैसा बांट लेंगे, आपको भी हिस्सा दे देंगे। अकेले इतनी प्रॉपर्टी रखकर क्या करोगी? माँ ने पूछा, कौन सा पेप? चाचा बोले, अरे वही अथॉरिटी वाला, मैं संभाल लूंगा सब। माँ ने बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है, सबके सामने बात करेंगे। चाचा को लगा जाल में मछली आ गई। अगले दिन उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर, रीटू बुआ, कमला चाची, सबको बुला लिया। ड्राइंग रूम में वही पुरानी मेज रखी थी जिसके पास बैठकर पापा हिसाब लिखा करते थे।
इस बार उस मेज पर कुछ ब्लैंक पेपर्स, एक पेन और लालच रखा था। मैं माँ के पीछे खड़ा था। मेरे हाथ में फोन की रिकॉर्डिंग ऑन थी। चाचा ने बहुत मीठी आवाज में कहा, भाभी बस यहाँ साइन कर दीजिए, आगे की टेंशन खत्म। माँ ने पेन उठाया, पेपर देखा, फिर धीरे से पेन वापस रख दिया। उन्होंने अपनी फाइल खोली, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले और पहली बार उनकी आवाज पूरे कमरे में साफ गूंजी, टेंशन आज खत्म होगी महेंद्रा, लेकिन मेरे साइन से नहीं, मेरे सच बोलने से। कमला चाची का चेहरा उतर गया। रीतू बुआ ने पल्लू ठीक किया। चाचा की मुस्कान वही जम गई। माँ ने डॉक्यूमेंट्स मेज पर रखे और बोली, अब सब बैठो, आज फैसला तुम लोग नहीं करोगे। आज मैं बताऊंगी कि इस घर की मालकिन कौन है। कमरे में कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई। वही लोग जो अभी तक माँ को अकेली और कमजोर समझकर साइन करवाने आए थे, अब माँ के हाथ में असली कागज देखकर चुप हो गए थे। महेंद्र चाचा ने सबसे पहले संभलने की कोशिश की। वो हल्का सा हंसे और बोले, अरे भाभी, आप तो बात को गलत दिशा में ले जा रही हैं। हम कौन सा आपका नुकसान कर रहे हैं, हम तो आपके अपने हैं। माँ ने उनकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, अपने लोग 13वीं के अगले दिन विधवा औरत को पीछे वाले कमरे में भेजने की बात नहीं करते महेंद्रा। चाचा का चेहरा सख्त हो गया। कमला चाची तुरंत बोली, लो, अब हमने सहारा दिया तो वही गुनाह हो गया। इतने दिन खाना किसने बनाया, घर किसने संभाला? माँ ने पहली बार उनकी बात काटी। जिस रसोई में मैंने 25 साल खाना बनाया, वहां 2 हफ्ते खड़े होकर तुमने मुझे एहसान गिनाना शुरू कर दिया। ये सहारा नहीं था कमला, ये कब्जे की तैयारी थी। रीतू बुआ ने आंखों में आंसू भरने की कोशिश की और बोली, सुषमा, तू मुझे भी गलत समझ रही है। मैं तो अपने भाई के घर का भला चाहती हूँ। माँ ने पापा की फोटो की तरफ दे पिक्चर फिर बोली, भाई के घर का भला या भाई के घर का हिस्सा, फर्क बहुत साफ है दीदी। प्रॉपर्टी डीलर चुपचाप उठने लगा। चाचा ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन माँ ने कहा, आप जाइए, इस घर का कोई सौदा नहीं हो रहा, और आगे से बिना मेरी परमिशन के कोई भी आदमी इस घर को देखने आया तो सीधा पुलिस कंप्लेंट होगी। डीलर ने एक बार चाचा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। अब चाचा का असली चेहरा बाहर आ गया। वो तेज आवाज में बोले, भाभी, 2 कागज हाथ में आ गए तो आप हमें धमकाएंगी? हमने ही तो सब संभाला आपके पति के बाद। माँ ने कहा, फ्यूनरल में खड़े होकर 2 लोगों को निर्देश दे देने से कोई जिंदगी नहीं संभालता। जिंदगी वो संभालता है जो रात में रोती हुई औरत के पास बैठता है, उसका डर सुनता है, उसका हक नहीं छीनता। मेरे हाथ में फोन था और रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने चाचा की तरफ देखकर कहा, आपने जो भी प्रेशर बनाया, जो भी प्रॉपर्टी बेचने की बात की, सब रिकॉर्ड है। और एडवोकेट शर्मा जी बाहर ही हैं। ये सुनते ही जैसे कमरे की हवा बदल गई। चाचा ने दरवाजे की तरफ देखा। शर्मा जी अंदर आए, हाथ में फाइल थी। उन्होंने सीधी बात कही, सुषमा जी इस मकान की लीगल ओनर हैं, प्लॉट में भी इनके और इनके बेटे के अधिकार क्लियर हैं। अगर फैमिली प्रेशर, फोर्ज्ड अथॉरिटी लेटर या इलीगल सेल की कोशिश हुई तो हम रिटन कंप्लेंट और लीगल नोटिस दोनों देंगे। कमला चाची बड़बड़ाई, आजकल औरतें भी ना 2 बातें सीख क्या गई? माँ ने उनकी तरफ देखकर कहा, औरतें 2 बातें नहीं सीखती कमला, औरतें बहुत कुछ पहले से जानती हैं, बस परिवार बचाने के लिए चुप रहती हैं। लेकिन जब वही परिवार उन्हें बेघर करने लगे तो चुप रहना पाप हो जाता है। रीतू बुआ उठकर बोली, चलो महेंद्र, यहाँ अब इज्जत नहीं रही। माँ ने तुरंत कहा, इज्जत थी तभी तो मैं इतने दिन चुप रही, अब बस सच बचा है। वो सब एक एक करके बाहर चले गए। जाते जाते छा ने मुझे घूर कर देखा, जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ हो। लेकिन सच ये था कि उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था। उस दिन मेरी माँ ने खुद को वापस पाया था। दरवाजा बंद हुआ तो घर में अजीब सी शांति फैल गई। पहले वाली डरावनी शांति नहीं, हल्की वाली। माँ ने डॉक्यूमेंट्स वापस फाइल में रखे, पापा की फोटो के सामने गई और धीरे से बोली, मैंने घर बचा लिया। उस आवाज में रोना भी था, गर्व भी था। अगले कुछ हफ्ते आसान नहीं थे। रिश्तेदारों के फोन आए, ताने आए, पड़ोस में बातें भी फैलाई गईं कि माँ ने ससुराल वालों को घर से निकाल दिया। लेकिन इस बार माँ हर बात पर सफाई देने नहीं भागी। उन्होंने कहा, जिसे सच जानना होगा वो सामने आकर पूछेगा। शर्मा जी ने लीगल नोटिस भेज दिया। उसके बाद चचा की हिम्मत दोबारा नहीं हुई। माँ ने घर का पीछे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया। नीचे वाले कमरे से उन्होंने टिफिन सर्विस शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 3 डब्बे जाते थे, फिर 10, फिर 15। सुबह सुबह वही रसोई जहां उन्हें पराया बनाया गया था अब उनकी कमाई की जगह बन गई। मैं दुकान संभालता था और शाम को अकाउंट्स देखता था। माँ अब भी सिंपल थी, लेकिन टूटी हुई नहीं थी। उनकी चाल में एक अजीब सा भरोसा आ गया था। कुछ महीने बाद दिवाली आई। वही रिलेटिव्स मिठाई का डिब्बा लेकर आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
चाचा बोले, भाभी, पुरानी बातें भूल जाओ, आखिर खून का रिश्ता है। माँ ने मिठाई का डिब्बा वापस नहीं किया, पर दरवाजा भी पूरा नहीं खोला। उन्होंने बस इतना कहा, रिश्ता खून से बनता होगा, लेकिन निपटा नीयत से। आप लोग खुश रहिए, पर मेरे घर के फैसले अब मेरे होंगे। वो लोग मुस्कुराते हुए आए थे, चुप होकर लौट गए। उस दिन मुझे समझ आया कि रिवेंज हमेशा चिल्लाकर नहीं लिया जाता। कभी कभी सबसे बड़ा बदला ये होता है कि आप टूटने से मना कर दो। माँ ने किसी को बर्बाद नहीं किया, किसी से गाली नहीं दी, किसी की बेइज्जती के लिए भीड़ नहीं जुटाई। उन्होंने बस अपने हक पर खड़े होकर सबको दिखा दिया कि विधवा होना कमजोरी नहीं है, अकेली औरत बोझ नहीं होती, और माँ तो बिल्कुल नहीं है, जिसे लोग तब तक नहीं देखते जब तक उसे हिलाने की कोशिश ना करें। आज भी जब मैं उस घर के आंगन में खड़ा होता हूँ, तो पापा की फोटो के नीचे माँ की आवाज सुनाई देती है, हमारा घर बच गया बेटा। और मैं मन ही मन सोचता हूँ, घर दीवारों से नहीं बचा था, माँ की हिम्मत से बचा था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से माँ ने सही किया या रिश्तेदारों को एक और मौका देना चाहिए था। आपकी राय अगली कहानी का हिस्सा बन सकती है।